तो आज का टॉपिक है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब यह दोनों क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आज से प्रीवियस क्लास में आप बार मैग्नेट का प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। बार मैग्नेट पर लगने वाला फोर्स, टॉर्क, यूनिफॉर्म फील्ड हो या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो, बार मैग्नेट को रोटेट करने में किया गया वर्क डन, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक पोटेंशियल और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। नाम बहुत सारा लिए, हम पढ़े भी हैं। हम लोग पढ़ने में उतना समय नहीं लगा क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग पढ़े हुए थे, उसी के रेफरेंस से हम लोग पढ़े। अभी तक के मैग्नेटिज्म की पढ़ाई में आप करंट का मैग्नेटिज्म भी पढ़े हैं, मैग्नेट का भी मैग्नेटिज्म पढ़े हैं। पहले यह था कि सिर्फ करंट का पढ़े थे, अब दोनों का पढ़े हैं। और दोनों ही केसेस में हम लोगों ने यह देखा है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट क्लोज पाथ पर चलता है तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट होता है और वह मोमेंट करंट इनटू एरिया के बराबर होता है। वही मैग्नेटिक मोमेंट बार मैग्नेट में भी होता है, जो बराबर होता है मैग्नेटिक चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन मैग्नेटिक पोल। तो मैग्नेटिक मोमेंट नाम का टर्म करंट के केस में भी है, मैग्नेट के केस में भी है। उसी मैग्नेटिक मोमेंट से जुड़ा हुआ यह टर्म है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। यह क्या होता है इसको आप समझते हैं। यह एक मटेरियल हमने लिया है, यह मटेरियल को ऐसे जगह पर हमने रखा है जहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक फील्ड यहां पर नहीं है। वहां पर यह एक मटेरियल हमने लिया है। ये मटेरियल कोई भी हो सकता है, मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल हो सकते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल हो सकते हैं, कोई भी मटेरियल। हम लोग पढ़ते हैं या यह जानते हैं कि दुनिया में मटेरियल कोई भी हो, इंसुलेटर हो या कंडक्टर हो या सेमीकंडक्टर हो या इलेक्ट्रोलाइट्स हो, सभी मटेरियल एटम से बने होते हैं और हर एटम में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक थ्योरी। नील बोर ने बताया था कि एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वह न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्यूशन करता है। तो आप मटेरियल कोई भी लीजिए, इसमें रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होगा ही, क्योंकि एटम से ही मटेरियल बनता है और एटम में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता ही है। हम नाम ले रहे हैं रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, इसको थोड़ा सा याद कर लेते हैं, तब आगे हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ऐसा कहने का मतलब क्या है? ऐसा जब आप कहते हैं तो इसका मतलब है दैट इज सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर मोशन कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होता है तो उसी को करंट के नेम से हम लोग जानते हैं। यहां से जानकारी यह है कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करते हैं उस इलेक्ट्रॉन के कारण एटम में एक करंट फ्लो होता है। यानी आप यहां पर करंट का कंसेप्ट लेकर के आ गए हैं कि एटम में करंट है और वह भी सर्कुलर करंट है। सर्कुलर करंट क्लोज लूप में फ्लो होने वाला करंट होता है। तो स्वाभाविक रूप से यहां जो करंट है उस करंट के पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा और वह मैग्नेटिक मोमेंट करंट इनटू एरिया के बराबर होता है। हम लोग स्पेशली हेडिंग देके भी पढ़ के आए हैं, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। कल टेस्ट परीक्षा आप दिए, उसमें क्वेश्चन भी इस पर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू एल सिंबल से लिखा जाता है और यह बराबर होते हैं EV/2 की, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं E/2m और यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम LA। दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। खैर, हम बताना यह चाहते थे कि दुनिया के सभी मटेरियल एटम से बना है और सब एटम में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब सभी इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, एक एटम में आप जानते हैं 2, 4, 10, 20, 50 इलेक्ट्रॉन होता है
तो मटेरियल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसका कल्पना भी हम लोग अच्छा से नहीं कर सकते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी जैसे कलम है तो कलम के अंदर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की संख्या आप कहिएगा तो अनगिनत है, अनकाउंटेबल है, और जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना मैग्नेटिक मोमेंट होगा। मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। अब सीधा सीधा पॉइंट की बात करिए, कोई भी मटेरियल हो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन उसमें होगा ही, मैग्नेटिक मोमेंट होगा ही। मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या अनकाउंटेबल है तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर का भी संख्या अनकाउंटेबल होगा। मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर इस पूरे मटेरियल में भरा हुआ है। एक वेक्टर यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह है, चौथा यह है, पांचवा यह है, छठा यह। इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट यहां पर भरा हुआ है। ये जितना भी एरो मार्क देख रहे हैं दैट रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर। m1 वेक्टर, m2 वेक्टर, m3 वेक्टर, इस तरह से बहुत सारे वेक्टर हैं यहां पर, लेकिन सभी वेक्टर का डायरेक्शन जिग-जैग डायरेक्शन है। डायरेक्शन सीमित नहीं है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई लेफ्ट है, कोई राइट है, कोई क्रॉस में है, सब डायरेक्शन में है। ऐसे वेक्टर को जोड़ने पर, ऐड करने पर वेक्टर सम कितना आता है? 0 आता है। यहां पर अगर टोटल मोमेंट निकाला जाए, टोटल मोमेंट आप निकालेंगे दैट इज m1 प्लस m2 से लेकर अनगिनत सबका वेक्टर सम 0 आएगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच एंड एवरी मटेरियल। मेरा बॉडी भी एक मटेरियल है, मेरे बॉडी के अंदर भी ऐसा हजारों वेक्टर होगा और सबको जोड़िएगा तो 0 आएगा। ठीक है, ये सभी मटेरियल का प्रॉपर्टी हम आपको बताएं। अब देखिए क्या कर रहे हैं, इस मटेरियल को यहां से उठा के मैग्नेटिक फील्ड में डाल रहे हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड में डालिएगा तो स्वाभाविक रूप से मैग्नेटिक मोमेंट होने का मतलब है मैग्नेट के जैसा प्रॉपर्टी है। इन सभी मैग्नेटिक मोमेंट के होने का जो कारण है, या तो करंट या बार मैग्नेट, उन सब पर यह मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा। फोर्स के कारण यह सभी वेक्टर का डायरेक्शन बदल जाएगा। अब आप देखिएगा सभी मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। m1 वेक्टर, m2 वेक्टर, mn वेक्टर, इस तरह से अब सभी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो गया। मैग्नेटिक फील्ड में जब आप रखेंगे तो इस सभी मोमेंट जहां से बना है, क्रिएट हुआ है, दैट इज रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इन सब पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और सब एक ही डायरेक्शन में होगा। यहां पर टोटल मोमेंट आप निकालिएगा तो 0 नहीं आएगा। टोटल मोमेंट यहां पर कैलकुलेट किए, m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर प्लस m3 वेक्टर से लेकर अनगिनत वेक्टर का सम 0 नहीं होगा। यानी इस मटेरियल में कुछ न कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा। 5, 10, 50, 100, 1000, लाख, कुछ न कुछ वैल्यू यहां पर आएगा। इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा 0 होगा, इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट होगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप कर दिया जाता है। ऐसा आपको याद होगा डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन में भी आप पढ़े थे, बताए थे कि हर मटेरियल एटम से बना है और एटम का प्लस और माइनस चार्ज का सेंटर अलग अलग होने के कारण सभी मटेरियल के अंदर डाइपोल मोमेंट बन जाता है। उसी मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस प्रोसेस का नाम पोलराइजेशन होता है। वहां चार्ज का कंसेप्ट था, यहाँ करंट का कंसेप्ट है। तो मैग्नेटाइजेशन क्या है हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट, मैग्नेटाइजेशन एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम है और फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। डायरेक्शन क्या होगा यहां से स्पष्ट है, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर को आई वेक्टर से लिखा जाता है और इसका डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ये जो हम कर रहे हैं मैग्नेटाइजेशन,
यह एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है, इसको आई वेक्टर से लिखते हैं और इसका डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट के ही डायरेक्शन में होता है। इस वेक्टर का वैल्यू कितना होता है, बिल्कुल वहां पर जो पढ़े थे वैसे ही बातें हैं। मैग्नेटाइजेशन आई बराबर होता है मैग्नेटिक मोमेंट बाय वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यह दोनों भी हम लोग समझ चुके हैं। फिगर बना लीजिए। फिगर बनाने के बाद जितनी बातें आपको अभी बताए हैं इसको लिखना है। वहीं पर नीचे पॉइंट देकर के लिखिएगा। लिखिएगा each material consists large number of atom. Each material consists large number of atom which have revolving electron, which have revolving electron. फुल स्टॉप दे दीजिए। फुल स्टॉप देने के बाद लिखिएगा द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन constitute the revolving electron constitute an electric current due to which it have magnetic moment. It have magnetic moment. वहीं पर नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा देयर आर large number of magnetic moment vector. There are large number of magnetic moment vector in a material in different direction. In a material in different direction. फुल स्टॉप दे दीजिए। उसके बाद लिखिएगा द वेक्टर सम SUM, the vector sum of these vectors will be always equal to 0. The vector sum of these vectors will be always equal to 0. Always equal to 0 लिख दिए। अब नीचे पॉइंट देकर के अगला पॉइंट में लिखिएगा when a material is placed in external magnetic field
in external magnetic field, then magnetic moment vectors deflects, magnetic moment vector deflects in same direction, due to magnetic force, same direction due to magnetic force, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। फुल स्टॉप दे दीजिए, उसके बाद लिखिएगा इन दिस केस, द वेक्टर सम, in this case the vector sum of these vectors, the vector sum sum of these vectors will be not equal to 0, not equal to 0। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा द प्रोसेस इन विच मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप, across the material, magnetic moment develop across the material is called magnetization, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा मैग्नेटाइजेशन इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नेटाइजेशन is vector physical quantity and it is denoted by I vector, ऐसे लिख दीजिए I vector। अब एक और लाइन नीचे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, the total magnetic moment per unit volume is called magnetization, तो अभी तक जो आप पढ़े उसको हम बता दिए। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए बार मैग्नेट के केस में, देखिए यहां पर इन केस ऑफ बार मैग्नेट के केस में हम लोग पढ़े हैं मैग्नेटिक मोमेंट m बराबर होता है, बार मैग्नेट का फिगर बना लेते हैं। दिस इज बार मैग्नेट, यह बार मैग्नेट का n पोल है और यह s पोल है। आप सब हम सब जानते हैं कि बार मैग्नेट में 2 पोल होता है, दोनों पोल में चार्ज भी होता है। उस चार्ज को पोल स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक चार्ज के नाम से जाना जाता है और उसको m सिंबल से हम लोग लिखा करते हैं। और दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस L ले लिए,
इस बार मैग्नेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी यहां जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनेगा वह ए ले लिया गया। दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखिए, इस बार मैग्नेट के केस में अगर पूछा जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा तो क्या लिखते हैं हम लोग, m इंटू एल। और इस बार मैग्नेट का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम बराबर हम लोग लिखेंगे a इंटू एल। एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है, मैग्नेटिक चार्ज इंटू लेंथ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अगर ये दो वैल्यू वहां रख दिया जाए तो मैग्नेटाइजेशन का एक नया इक्वेशन हम लोग को मिलेगा। रख देते हैं, यहीं से लिखेंगे देयरफॉर मैग्नेटाइजेशन I बराबर हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट बाई वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू है m इंटू एल, अब वॉल्यूम का वैल्यू है a इंटू एल। एल से एल कैंसिल और यहीं से मैग्नेटाइजेशन आपका आ गया m बाई a। अब देख लीजिए यहां पर यह रिजल्ट क्या है, दिस इज मैग्नेटिक चार्ज और दिस इज एरिया। मैग्नेटिक चार्ज पर यूनिट एरिया को भी मैग्नेटाइजेशन के नाम से जाना जाता है। वहीं पर इसको लिख दीजिए और इसी के नीचे फिर से हम लोग एक लाइन डिफाइन करेंगे। वहीं पर लिखिएगा द मैग्नेटिक चार्ज पर यूनिट एरिया, द मैग्नेटिक चार्ज पर यूनिट एरिया is called magnetization. The magnetic charge per unit area is called magnetization. लिख दिए हम लोग। अब जब इक्वेशन आ गया है तो इसका यूनिट डायमेंशन भी हम लोग लिख सकते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, यहीं पर देखिए यूनिट। इक्वेशन तो यही है I बराबर m बाई a। इसका बताए थे मैग्नेटिक चार्ज का यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। यहीं से सोल्व करिएगा तो ऐसा यूनिट आपका आ गया एम्पियर पर मीटर। यह ऐसा यूनिट हो गया। डायमेंशन देखिए, डायमेंशन इक्वेशन तो वही है m बाई a। अब हमको डायमेंशन लिखना है। पोल स्ट्रेंथ का जो वैल्यू होता है ना वह पुट कर दीजिए। देखिए हम लोग पढ़ के आए हैं सेंस, आप सब लोग को बताए थे मैग्नेटिक चार्ज बराबर होता है करंट इनटू लेंथ। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को थोड़ा यहाँ केयरफुल होना है। यह भी आई है, यह भी आई है, थोड़ा सा सावधानी रखना है। यह आई करंट नहीं है, दिस इज मैग्नेटाइजेशन, और यहाँ जो आई लिखे हैं वह करंट है, इसीलिए इसको बदल देते हैं, छोटा आई से लिख देते हैं। इसको समझना है करंट। ठीक है, तो यम का वैल्यू वह वैल्यू यहाँ लिख दी। यहीं से लिखेंगे I इक्वल्स छोटा आई इंटू एल बाई एरिया। अब डायमेंशन लिख दीजिए। डायमेंशन जब लिखते हैं तो करंट का होता है एम्पियर ए, लेंथ का एल होता है और एरिया का एल स्क्वायर।
दिस इज डायमेंशनल फार्मूला। यहीं से हम लोग लिखेंगे मैग्नेटाइजेशन का डायमेंशन एम एल टी ए। अब देख लेते हैं कौन कौन यहां पर आएगा। मास तो है नहीं, जो नहीं रहता है उसका पावर कितना, 0 दे देंगे। टाइम भी नहीं है तो पावर 0। यल देखिए सोल्व करेंगे तो एक यल बचेगा नीचे में, तो उसका पावर -1। ये वही रहेगा, ए का पावर 1 होगा, 1 लिखते नहीं है। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो एक नया फिजिकल क्वांटिटी का पढ़ाई आज हम लोग किए, मैग्नेटाइजेशन, जिसका 2 इक्वेशन आया, एक मैग्नेटिक मोमेंट बाई वॉल्यूम और दूसरा मैग्नेटिक चार्ज बाई एरिया। चलिए ये पढ़ाई हो गया। आज जब क्लास की शुरुआत हुई तो हम लोग नया ऊपर हेडिंग दिए थे, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो एक पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी अभी पढ़ना बाकी है, उसको अब पढ़ने का तैयारी करते हैं। फिगर ड्रॉ अभी नहीं करिए, कुछ और भी इसमें हम बनाएंगे, उसके बाद ड्रॉ कीजिएगा। देखिए मैग्नेटाइजेशन पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ना चाहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसी के लिए हम यहाँ पर एक मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखने जा रहे हैं। मैग्नेटिक मटेरियल का नाम हम लिए हैं। मैग्नेटिक मटेरियल वह होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, सब नहीं होते हैं। जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है उसी का नाम मैग्नेटिक मटेरियल है, और इसकी संख्या बहुत सारा है। आयरन, निकेल, कोबाल्ट यह बेस्ट मटेरियल है, लेकिन इसके अलावे भी कम से कम 30-40 प्रकार के और मटेरियल होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्टेड होते हैं। खैर एक मैग्नेटिक मटेरियल लिया गया है, हो सकता है वह आयरन ही हो। उस मैग्नेटिक मटेरियल को इस रूम के अंदर हम रखने जा रहे हैं। ये कैसा रूम है समझ लीजिए एक बार। यह एक ऐसा रूम का फिगर बनाया गया है, इसके अंदर पहले से एक मैग्नेटिक फील्ड उपलब्ध है। एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से यहाँ जनरेट करके रख दिया गया है, और इसके अंदर हम लेकर के जा रहे हैं आयरन। चलते हैं लेकर के, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, और उसी के आधार पर हम लोग और भी नई नई बातें यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो एक नया मटेरियल को यहाँ रख दीजिए। हम बड़ा फिगर बना करके आपको यह बताना चाहते हैं, इसीलिए इतना बड़ा फिगर बनाए हैं। देखिए यह एक सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक मटेरियल है।
इस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो मटेरियल है ना वो सॉलिड मटेरियल है, हॉलो नहीं है, पूरा भरा हुआ सॉलिड है, अंदर में खाली जगह नहीं है। ये सब जो एरो मार्क है, दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट। बी नॉट मैग्नेटिक, बी नॉट सिंबल से एक्सटर्नल फील्ड को हमने दिखाया है। नेक्स्ट, जैसा कि आपको बताए हैं कि यह सॉलिड मटेरियल है। अब देखिए आगे, एक बात तो तय है, इस मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन होगा, क्योंकि आप मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, जो आज अभी पढ़ के आए हैं। मैग्नेटाइजेशन होने के कारण इस मटेरियल में मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, और वह मैग्नेटिक मोमेंट या तो फील्ड के डायरेक्शन में होता है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यह मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। आने वाले समय में यानी नेक्स्ट क्लास में जब आप कल पढ़िएगा तो आपको बताएंगे कौन मटेरियल में आगे की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट होगा और कौन में पीछे की तरफ होता है। ये नेचर ऑफ मटेरियल डिपेंडेंट टर्म है। अब जैसे आयरन है तो आयरन में आगे की तरफ ही होता है, फील्ड के डायरेक्शन में। लेकिन और कुछ मटेरियल है जैसे कार्बन है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, ये सब में मैग्नेटाइजेशन अलग तरीके से भी हो सकता है। खैर यहाँ पर यह जानकारी है कि इसमें मैग्नेटाइजेशन होगा, इसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट नाम का वेक्टर डेवलप हो जाएगा। यह यम सभी मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर सम हम दिखाए हैं। ऐसा ऐसा हजारों लाखों वेक्टर है इसमें, सबको ऐड करने पर जो आएगा वह यह हम दिखाए हैं, और इसी के कारण मैग्नेटाइजेशन होगा। दिस इज आई वेक्टर। ये दो तो होगा ही, दोनों तो हम लोग पढ़ के ही आए हैं। अब तीसरा, ये जो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड है वह फील्ड अंदर में भी होगा। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, और अंदर में एक नया मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। उसके बनने का कारण यह मैग्नेटिक मोमेंट है या यह मैग्नेटाइजेशन है। उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, दिस इज बीएम मैग्नेटिक फील्ड। इसी बीएम के बारे में कह रहे थे, यह सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। जब डाई इलेक्ट्रिक आप पढ़ते थे तो वहां पर हमेशा अपोजिट डायरेक्टेड होता था, यहां पर दोनों होता है। सेम डायरेक्शन होगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल, अपोजिट डायरेक्शन होगा डाई मैग्नेटिक मटेरियल। दिस फैक्ट्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो ये चार घटना यहाँ पर होगा, चारों को हमने दिखा दिया है। कुल मिला के यहाँ से आप देख रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर दो दो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया है। एक तो आप पहले से दिए थे वह है, और दूसरा मैग्नेटाइजेशन के कारण डेवलप हुआ है। तो कुल मिला के मटेरियल के बाहर जो फील्ड है अंदर में वह फील्ड नहीं है, अंदर में दो दो फील्ड है। यानी बाहर में आप 50 फील्ड दिए हैं तो अंदर में 50 नहीं है, 60 हो सकता है, 150 हो सकता है, या 50 से कम भी हो सकता है। अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बदल जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जाना जाता है। वहां पर कहते थे पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर कहते हैं मैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड, और इसके होने का कारण मैग्नेटाइजेशन है। तो अब फिगर कंप्लीट कर लीजिए और इसका अगला स्टेप लिखते हैं।
एक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, मैग्नेटाइजेशन हुआ, नया मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। इस नया मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटाइज्ड फील्ड कहते हैं और यह मैग्नेटाइजेशन पर डिपेंड करता है। मैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है, कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट को म्यू नॉट से लिखा जाता है। अब इस बीएम का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देना। तो मैग्नेटाइज्ड फील्ड के बारे में दो बातें बताएं। इसके होने का कारण मैग्नेटाइजेशन है और यह मैग्नेटाइजेशन पर डिपेंड करता है। दैट इक्वल्स म्यू नॉट आई। अब देखिए आगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 पहला इक्वेशन हम लोग के सामने है। अब इसमें आइए, बी बराबर देखिए क्या लिखिएगा, बी नॉट अब प्लस बीएम का वैल्यू हम लोग यह रखेंगे म्यू नॉट आई, लिख दिया गया। अब इसमें से हम लोग बी नॉट का वैल्यू निकाल लेते हैं। बी नॉट बराबर हो गया बी माइनस म्यू नॉट आई। हम लोग क्या किए, इस म्यू नॉट आई को इस तरफ भेज दिए तो माइनस में हो गया। अब ये जो इक्वेशन है इसमें म्यू नॉट से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। म्यू नॉट से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो मिलेगा क्या हुआ देखिए, बी नॉट बाई म्यू नॉट बराबर बी बाई म्यू नॉट माइनस आई। ये जो रिजल्ट मिला है इसी का नाम है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को पढ़ने के लिए हम लोगों ने एक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा था और उसमें क्या क्या हुआ उसको दिखाए, उसी आधार पर ये सब बातें की है। जो फाइनल इक्वेशन आप ऑब्टेन किए हैं जिसमें आप लिखे हैं बी नॉट बाई म्यू नॉट, इसी रेशियो को मैग्नेटिक इंटेंसिटी के नाम से जाना जाता है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी एक्सटर्नल फील्ड बाई मैग्नेटिक परमिटिविटी के बराबर होता है। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है ये भी हम लोग समझ गए। मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसका यूनिट डायमेंशन वही होता है जो मैग्नेटाइजेशन का होता है। ये जो इक्वेशन आपके सामने है इसका कुछ देर के बाद हम यूज करेंगे, उस समय फिर से इसके बारे में कुछ बातें आपको बताएंगे। अभी देखिए फिलहाल यहां पर हम लोग लिखेंगे द यूनिट एंड डायमेंशन, the unit and dimension of magnetic intensity H is similar as I।
तो इसका यूनिट डायमेंशन वही होता है जो मैग्नेटाइजेशन का होता है। यहीं पर लिखेंगे फ्रॉम एबव इक्वेशन इस इक्वेशन में हम लोग यह पढ़े हैं एच वेक्टर बराबर है बी नॉट बाई म्यू नॉट। यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो बी नॉट बराबर होगा म्यू नॉट एच वेक्टर। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए। मैग्नेटिक इंटेंसिटी का इक्वेशन आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, यह रिजल्ट आया। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में लिख देना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 से आइए तो देखिए क्या लिखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर बी नॉट वेक्टर प्लस बी एम वेक्टर। वैल्यू पुट करिए, बी बराबर हो जाएगा बी एम, बी नॉट का वैल्यू है म्यू नॉट एच, अब बी एम का वैल्यू है म्यू नॉट आई। बी एम का वैल्यू आप यहां लिखे हुए हैं, बी नॉट का वैल्यू यहां लिखे हैं, दोनों को पुट कर दिए हैं। म्यू नॉट दोनों में है, कॉमन हो जाएगा। यहीं से हम लोग लिखते हैं बी इक्वल्स म्यू नॉट और इसमें हो जाएगा एच वेक्टर प्लस आई वेक्टर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो मैग्नेटाइजेशन जब होता है तभी मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है। मैग्नेटाइजेशन होने से ही मैग्नेटाइज फील्ड बनता है। ये सभी बातें उस समय से अभी तक के क्लास में हम लोग पढ़े हैं। अब क्लास के अंत में आपको यह कह रहे हैं कि ये जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है और मैग्नेटाइजेशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक होगा तभी दूसरा होगा। इसीलिए यहां से हम लोग कहते हैं कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक इंटेंसिटी का वैल्यू मैग्नेटाइजेशन पर डिपेंड करता है। यह इक्वेशन जो आप लिखे हैं इसी के नीचे पॉइंट देकर के लिखिएगा। लिखिएगा द मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन मैग्नेटाइजेशन। The magnetic intensity depends on magnetization। वहीं पर नीचे एक रिलेशन लिख दीजिएगा ऐसी, H प्रोपोर्शनल टू I या फिर I प्रोपोर्शनल टू H। यह दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट होता है। यहां भी प्रोपोर्शनलिटी हटता है, एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट को हम लोग यहां पर ऐसे लिखते हैं। यह जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ वेयर, यह के दिस इज कॉल्ड, यह एक कांस्टेंट है, इसका नाम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। जिस तरह से मैग्नेटिक परमिटिविटी म्यू नॉट
मीडियम डिपेंडेंट टर्म होता है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होते हैं। उसी तरह से इस के का वैल्यू भी सभी मटेरियल में अलग अलग होगा। आयरन लीजिएगा तो अलग होगा, निकेल लीजिएगा तो अलग होगा, कॉपर लीजिएगा तो अलग होगा, मैग्नीशियम लीजिएगा तो अलग होगा। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मटेरियल डिपेंडेंट एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो यह आ गया। अब यह आई का वैल्यू यहां आप रखिएगा तो यही इक्वेशन एक दूसरे टर्म में या दूसरे तरह से दिखाई देगा। रख के देखते हैं, यहीं से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल्स म्यू नॉट एच वेक्टर प्लस आई वेक्टर को हटाइए और इसके जगह पर लिखेंगे के एच, और यहीं से मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल्स म्यू नॉट 1 प्लस के, और यहां पर आ गया एच। तो दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो कल हम लोग मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में पढ़ाई किए, कई सारी बातें कल सीखे हम लोग। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है, इन दोनों के आधार पर किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखने से क्या क्या होगा, ये सब के बारे में भी हम लोग पढ़े। और फाइनली लास्ट में आप एक ऐसा इक्वेशन देखे थे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बराबर होता है म्यू नॉट 1 प्लस के, और यहां पर लिखे थे एच। इस इक्वेशन में वेयर यह जो म्यू नॉट है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिटिविटी, मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ एयर। और यह जो देख रहे हैं कि दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। यह जो रिलेशन है इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, बी इक्वल्स म्यू नॉट म्यू आर, और यहां पर आता है एच। आप जो यहाँ म्यू आर देख रहे हैं, यह म्यू आर 1 प्लस के जगह पर लाया गया है, वेयर ये जो लिखे हैं म्यू आर दैट रिप्लेस्ड 1 प्लस के, और इसी का हम लोग नाम लिखते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो यह मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी होता है जो 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बराबर होता है। तो कल हम लोग यही सब बातें पढ़ रहे थे। अब कल जो पढ़े उसी के आधार पर मैग्नेटिक सब्सटेंस को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक का नाम पैरामैग्नेटिक, दूसरे का नाम डाईमैग्नेटिक, तीसरे का नाम फेरोमैग्नेटिक। 3 टाइप में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। तो नेचर के आधार पर 3 टाइप है। माइकल फैराडे ने बताया था कि सभी मैग्नेटिक सब्सटेंस का नेचर एक ही जैसा नहीं होता है, उसके नेचर के आधार पर उसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है।
वह तीनों टाइप हम लोग को अभी पढ़ना है। यहीं पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू माइकल फ्राडे द नेचर ऑफ different magnetic substance is different and it is divided into following three types. पहला नंबर में हम लोग पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कौन कौन है, क्या क्या इसका नेचर है, अब इसको पढ़ना है। सबसे फर्स्ट, यह वीकली मैग्नेटाइज्ड होता है। दूसरा नंबर, मैग्नेटाइज्ड in the direction of external field। तीसरा नंबर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू पॉजिटिव होता है, लेकिन वेरी स्मॉल भी होता है, वेरी स्मॉल। चौथा नंबर, म्यू आर बराबर जो हम लोग पढ़े हैं 1+k, यहां से हम लोग कहते हैं म्यू आर का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इसका एग्जाम्पल कौन कौन है वह भी लिख लेना है। एल्युमिनियम, कैल्शियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, प्लेटिनम, लिथियम, ईटीसी। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। यह उस मैग्नेटिक सब्सटेंस को कहेंगे जिसका मैग्नेटाइजेशन बहुत कम होता है, जिसमें मैग्नेटाइजेशन एक्सटर्नल फील्ड के ही डायरेक्शन में होता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू बहुत छोटा होता है लेकिन पॉजिटिव होता है। रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। पैरामैग्नेटिक के बारे में लैंगेविन के द्वारा यह बात बताया गया है। इतना सब जानने के बाद एक फिगर यानी डायग्राम के द्वारा इसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं।
यह है मैग्नेटिक मटेरियल जो पारामैग्नेटिक है, यानी यह एल्युमिनियम का होगा या कैल्शियम का होगा या प्लेटिनम का होगा या लिथियम का होगा। एक सॉलिड मटेरियल है, इसको रख दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड में। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट। इस मटेरियल के अंदर दो फील्ड रहेगा। एक एक्सटर्नल फील्ड है बी नॉट, एक अंदर में फील्ड बनता है ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन Bm, और मैग्नेटाइजेशन वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। दिस इज पारामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पारामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में 4 महत्वपूर्ण बातें हम लोग पढ़े। अब नेक्स्ट, पारामैग्नेटिक मटेरियल का यह के ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर क्यूरी लॉ पढ़ते हैं। एक लॉ हम लोग को पढ़ना है, दैट इज क्यूरी लॉ। इसमें एक्सप्लेनेशन ऑफ डिपेंडेंस, explanation of dependence of magnetic susceptibility on temperature। इस क्यूरी लॉ के द्वारा हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, इसके बारे में पढ़ाई करते हैं। यह लॉ बताता है, अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पारामैग्नेटिक मटेरियल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसमें जो मैग्नेटाइजेशन होता है आई, यह प्रोपोर्शनल होते हैं एक्सटर्नल फील्ड बाय टेम्परेचर। द मैग्नेटाइजेशन ऑफ paramagnetic material is directly proportional to external field and inversely proportional to temperature। यह एक डिफाइंड लॉ है जो आपके सामने है। प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, कांस्टेंट आएगा। यहां पर हम लोग ऐसे लिखते हैं I इक्वल्स सी बी नॉट बाई टी। यहां पर जो आप C लिखे हैं, इस C को क्यूरी कांस्टेंट के नेम से जाना जाता है। दिस इज कॉल्ड क्यूरी कांस्टेंट। पढ़ाई में बहुत गहराई होता है, सिलेबस बहुत अंदर तक है। आप कितना अंदर जाइएगा यह आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। हम तो यही चाहते हैं, आप सब अब बड़े स्टूडेंट हैं, 17-18 साल एज है आपका, अच्छा बुरा आप समझ सकते हैं। आपको हमारे समझाने या किसी के समझाने से असर पड़ेगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप लोग को खुद अच्छा बुरा देख करके काम करना है। हम सभी को हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि जो भी टर्म सामने आए उसको बेहतर तरीके से सीखें। सीख पाएंगे कि नहीं पाएंगे ये अलग बात है, हम प्रयास तो बेहतर करिए। कल कुछ और पढ़ रहे थे, आज कुछ और पढ़ रहे हैं, कल कुछ और पढ़ेंगे। यही तो पढ़ाई का सिस्टम है। अब कल कुछ रिलेशन आपको बताए थे, आज उसको लिखने जा रहे हैं। देखिएगा, कल हम लोग पढ़े थे सेंस, यहां पर लिखने जा रहे हैं हम। सेंस एक्सटर्नल फील्ड बी नॉट
बराबर होता है म्यू नॉट इंटू एच के। यह रिलेशन कल के क्लास में हम लोग पढ़े। नेक्स्ट, इस आई के बारे में भी हम लोग कल पढ़े। मैग्नेटिक फील्ड आई जो होता है ये बराबर होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनटू एच के। ये दोनों रिलेशन कल के क्लास में पढ़ाया गया आपको। अभी दोनों को यहां लिख देना है। जब लिखिएगा, देखिए आई रिप्लेस्ड बाई के एच इक्वल्स सी, बी नॉट रिप्लेस्ड बाई म्यू नॉट एच अब बाई टी, एच से एच कैंसिल और ससेप्टिबिलिटी के बराबर आ गया सी म्यू नॉट बाई टी के। इस इक्वेशन में सी और म्यू नॉट दोनों कांस्टेंट है। यहां से जानकारी यह है कि ससेप्टिबिलिटी 1/t के प्रोपोर्शनल होता है। The magnetic susceptibility of a material, paramagnetic material, is inversely proportional to temperature. टेम्परेचर बढ़ने से ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू घटता है। यह था पारामैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी decreases by increasing temperature. टेम्परेचर बढ़ने से ससेप्टिबिलिटी घटता है पारामैग्नेटिक मटेरियल। अभी जो क्यूरी लॉ का इक्वेशन आप लिखे हैं, इस इक्वेशन में जो कैपिटल टी आपने लिखा है, यह जो कैपिटल टी है इसके बारे में आप जानते होइएगा, नहीं जानते हैं तो जानिए। यहां जो कैपिटल टी है यह टेम्परेचर नहीं है। एक बार फिर से सुनिए क्या बताए हैं। क्यूरी लॉ के इक्वेशन में जो टी हम लोग लिखे हैं वह टेम्परेचर नहीं है, यह एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यह दो टर्म अलग अलग मीनिंग को बताता है। अगर आप टेम्परेचर कहते हैं तब कोई वहां पर सिस्टम नहीं है, सेल्सियस, केल्विन, र्यूमर, रैंकिन किसी में मेजर कर सकते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट जब कहते हैं तो वह हमेशा केल्विन में मेजर होता है। तो यहां पर टी को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहेंगे। बराबर बताते रहते हैं, फिर लिख देते हैं दैट इज टेम्परेचर इन केल्विन। अब दूसरा चलिए पढ़ते हैं डाईमैग्नेटिक। जिस तरह से आप वहां पर 4 प्रॉपर्टीज का लिस्ट बना दिए थे वैसे ही यहां भी लिस्ट बना दी। फर्स्ट नंबर, यह भी वीकली मैग्नेटाइज होता है। दूसरा नंबर, मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। तीसरा नंबर, के का वैल्यू यहां पर निगेटिव होता है
इसीलिए म्यू आर जो बराबर है 1 प्लस के, इसका वैल्यू 1 से कम हो जाता है। चौथा नंबर, लास्ट केस में फोर्थ नंबर में क्या लिखे थे? अच्छा, म्यू आर का वैल्यू लेस देन 1, तो रिलेटिव परमिटिविटी 1 से कम होगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी माइनस में होगा। इसको भी एक फिगर के द्वारा यहां पर शो कर दीजिए। इसका ये अंदर जो है एक्सटर्नल फील्ड तो वैसे ही रहेगा, लेकिन मैग्नेटाइज्ड फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नेटाइजेशन भी अपोजिट डायरेक्शन में। इसका भी एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में है इनर्ट गैसेस, जिंक, Cu, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, Au, सिलिकॉन, Pb, N2, तो पैरामैग्नेटिक से उल्टा नेचर है डाईमैग्नेटिक का। और कौन कौन मटेरियल का नेचर डाईमैग्नेटिक होता है उसका लिस्ट आपके सामने है। जिंक, कॉपर, सिल्वर, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, अब बाकी सबका नाम हमसे ज्यादा अच्छा आप ही जानते हैं। ये सब डाईमैग्नेटिक मटेरियल है। ये सबको मैग्नेटिक फील्ड में रखिएगा ना तो ऐसे ही होगा। ये सब एक्सपेरिमेंटल बातें हैं। माइकल फराडे को एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट कहा जाता है। उन्होंने हर बात को एक्सपेरिमेंट करके तब बताया है। उनका सभी रूल आप पढ़िएगा तो सब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पर आधारित है। इसीलिए हम लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते, जो है वो पढ़ रहे हैं। इस सब के बाद अब क्यूरी लॉ का बारी है। क्यूरी लॉ में यहां पर यह बताया गया है कि इस मटेरियल में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करता ही नहीं है। डाई मैग्नेटिक मटेरियल का के ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ये सब जो लिखे हैं इसी के नीचे पॉइंट देकर के लिखिएगा। है तो बहुत छोटे टॉपिक, लेकिन शायद ही किसी साल नहीं पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। तीनों में से कोई ना कोई एक रहता ही है। सभी बोर्ड की बात बोल रहे हैं।
लगभग आपको हमेशा हर साल लगभग दिखाई देगा ही। अब बिहार बोर्ड के परीक्षा की बात आप कर रहे हैं, बिहार बोर्ड के परीक्षा में क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, और नीचे 4 ऑप्शन दिया रहेगा। वहां कोई नियम रूल नहीं लागू होगा, आपको याद है तब लिखिएगा, नहीं याद है तो गलत होगा। ये सब एग्जाम्पल याद रखना बहुत आसान काम नहीं है। अब इसका भी इतना एग्जाम्पल है, अब उसका भी उतना आप लिखे हैं, एक और अभी आने ही वाला। इस सबको याद रट रट के रखना कि ये पैरामैग्नेटिक है, डाई है, पारा है, डाई है, ऐसे करके रखना थोड़ा मुश्किल होता है। ये सब क्वेश्चन को लूजिंग क्वेश्चन कहा जाता है, कि हम लोग एग्जाम में जाएंगे तो लूज करना तय है। एक ऐसा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उस वहां पर भी ऐसा ही कुछ है जो याद करके रखना पड़ता है, जो काफी टिपिकल है। तो वहीं पर पॉइंट देकर के लिखिएगा, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी of diamagnetic material is independent. Diamagnetic material is independent from absolute temperature. अब चलिए लास्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में अब पढ़ना है। यहां भी पहले 4 लिस्ट बना लीजिए। फर्स्ट नंबर, यह स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है। दिस इज स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। दूसरा, फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तीसरा नंबर, के का वैल्यू पॉजिटिव भी होता है और सबसे बड़ा होता है, लार्ज होते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव और बहुत बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है वो भी जान लीजिए। इस केसेस में म्यू आर जो बराबर होता है 1 प्लस के, इस म्यू आर का वैल्यू 1000 से भी ज्यादा होता है। इससे पहले हम लोग लेस देन 1 मोर देन 1 कर रहे थे, यहां 1000 से बड़ा है। इसका नेचर एकदम अलग ही है। एग्जाम्पल कहने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। ये सब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के नेम हैं, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, फेरस ऑक्साइड। इस केस में ऐसा फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये सब जब जान गए तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जैसा कि आप देख रहे हैं, म्यू आर बहुत बड़ा है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत बड़ा है, काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होता है, तो स्वाभाविक रूप से इसका नेचर कुछ अलग होगा। अब कुछ अलग की बात जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पर एक जानकारी है जिसको अब सीखना है हम लोग को।
आप पढ़ रहे हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके 4 महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं, एग्जाम्पल भी देख लिए हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इंटरनली मोलेकुलर लेवल पर बात करें तो इसका शेप बाकी मटेरियल के जैसा नहीं होता है। फिर से सुनिए क्या कहे हैं हम। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एटॉमिक लेवल पर अगर बातें की जाए तो डाई मैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के मुकाबले इसका नेचर कुछ अलग होता है। अब वह अलग नेचर क्या है उसको देखिए। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हम लिए हैं, यह मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है। यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड पहले से नहीं है, देख रहे हैं, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस मटेरियल के अंदर हजारों लाखों रीजन होता है। रीजन जो हम कह रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। हम इस फिगर में 5 रीजन आपको दिखाए हैं, 1 2 3 4 5। इस 5 रीजन में क्या होता है उसको अब समझना है। हम सब लोग कल पढ़ रहे थे, कल की बात आपको याद दिलाते हैं। अगर किसी सब्सटेंस के अंदर देखा जाए तो इसके अंदर सर्कुलेटिंग या रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण उसमें मैग्नेटिक डाइपोल होता है और मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं। सभी मोमेंट का डायरेक्शन अलग अलग होता है और इन सब का वेक्टर सम 0 होता है। ये सभी मटेरियल का प्रॉपर्टी है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक में ऐसा नहीं है। फेरोमैग्नेटिक के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर मोलेकुलर लेवल पर अलग होता है। ये कई रीजन में डिवाइडेड होता है और सब रीजन में मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है। इसमें अगर दिखाइएगा तो ऐसी, these are the direction of magnetic moment vector। यह एक रीजन है, इसमें देख लीजिए सभी मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है। दूसरा रीजन में आइए, यहां पर भी सभी मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। तीसरा रीजन में आइए, यहां भी सभी मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। चौथा में आइए, इसमें भी आप देखिएगा सभी मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है। इसमें आइए, इसमें भी हम लोग वैसे ही दिखाएंगे, ईच मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टेड अलोंग सेम डायरेक्शन। ये जो रीजन आप देख रहे हैं, हम 5 बनाए हैं, संख्या हजारों में। ऐसे रीजन जिसमें सभी मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगा, इसका नाम फिजिक्स में डोमेन रखा गया है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज डोमेन। यह या ये सब भी, ये भी, ये सबको डोमेन के नेम से जाना जाता है। हम यहां पर दिखा रहे हैं, आप लोग इधर लिख लीजिएगा अपने कॉपी में जब लिखिएगा। दिस इज कॉल्ड एज डोमेन। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में डोमेन नाम का भी एक फैक्टर होता है। आइए क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट, सभी डोमेन का साइज लगभग 1 mm होता है। साइज 1 mm और सभी डोमेन में मैग्नेटिक मोमेंट की संख्या 10 के पावर 11 होता है। ये जो तीर का निशान बनाए हैं ना, ऐसा 10 के पावर 11 होता है ऐसा संख्या। एक बार फिर से सुन लीजिए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में कुछ रीजन ऐसे होते हैं जिसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होता है। दैट रीजन इज कॉल्ड एज डोमेन। The size of each domain is about 1 mm and each domain consists 10 to the power 11 atom। इस तरह की बातें यहां पर आपको बताया गया है।
अगर प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, यानी इसको मैग्नेटिक फील्ड में जब आप रख दीजिएगा तो क्या होगा ये आप जानते हैं। वहीं पर यह फिगर बना लीजिए, हम उधर बनाते हैं, उसको भी बनाना है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल depends on the magnetic susceptibility of ferromagnetic material depends on temperature by the equation तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का नेचर बाकी से कुछ डिफरेंट होता है, इसीलिए इसमें स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में अभी अभी हम लोग पढ़े कि इसमें डोमेन नाम का एक फैक्टर होता है, और वह डोमेन एक ऐसा रीजन है जिसमें सभी मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होता है। और ऐसे रीजन बहुत सारे होते हैं, सभी रीजन का साइज 1 mm है और हर रीजन में इतना मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होता है। इसी फेरोमैग्नेटिक को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो तीर का निशान सब एक के डायरेक्शन में हो जाएगा। जैसा आप पहले पढ़ रहे थे वही बात यहां भी होता है, लेकिन डोमेन अभी भी रहता है, रीजन वैसे ही रहेंगी। तो डोमेन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक में होता है। चलिए डोमेन के बारे में समझ गए। इधर भी कुछ बातें हम आपको बताए हैं। दिस इज क्यूरी लॉ फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्यूरी लॉ के अनुसार ससेप्टिबिलिटी बराबर होगा C/T - Tc। यहाँ दो टेम्परेचर लिखा गया है, दोनों क्या है सो आपको बताए हैं। Tc एक कांस्टेंट टेम्परेचर है जिसका नाम
क्यूरी टेम्परेचर रखा गया है, या इसी को क्यूरी पॉइंट के नेम से भी जानते हैं। यह क्या होता है अभी थोड़ी देर में हम लोग चर्चा करेंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्यूरी पॉइंट। एक टेम्परेचर लिखा हुआ है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यह सी तो हम लोग जानते हैं क्यूरी कांस्टेंट है। ये इक्वेशन पढ़ लेने के बाद अब हम लोग को एक ही बात अब जानना रह गया है, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय क्यूरी पॉइंट। क्यूरी पॉइंट क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर किस टेम्परेचर को कहते हैं। इस सब लिखने के बाद वहीं पर नीचे एक छोटा सा हेडिंग दे दीजिए, क्यूरी पॉइंट। डिफिनीशन लिखाने से पहले क्यूरी पॉइंट से रिलेटेड कुछ बातें हैं जिसको हम आपको बताना चाहते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर जो अभी हैं, हम लोग इन्वायरमेंट का टेम्परेचर लगभग 320 केल्विन के आसपास होगा, या 320 केल्विन के आसपास, या उससे थोड़ा ज्यादा। अगर आप 350 केल्विन करिएगा, 360 केल्विन कीजिएगा, 400, 500, 600 केल्विन कीजिएगा, तो जब आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका डोमेन फैक्टर गायब होने लगता है, डोमेन फैक्टर रिड्यूस होने लगता है, या फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी घटने लगता है। एक बार फिर से सुनिए क्या बताएं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में टेम्परेचर बढ़ाने से इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है ना डिक्रीज होने लगता है, और यह पैरामैग्नेटिक मटेरियल के जैसा बनने लगता है। क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में आप पढ़े हैं कि वीकली मैग्नेटाइज होता है, के का वैल्यू पॉजिटिव तो होता है लेकिन बहुत छोटा होता है। आप आज पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक दोनों पढ़े। जब पैरामैग्नेटिक पढ़ रहे थे और फेरोमैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक में आप यह पढ़े हैं कि इसमें म्यू आर का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, और इसमें म्यू आर का वैल्यू 1000 से भी बड़ा होता है। हम यह कहना चाहते हैं कि आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इस म्यू आर का वैल्यू घटने लगता है, अब घटते घटते इसके नजदीक जाने लगता है। जिस टेम्परेचर पर यह ऐसा ही हो जाएगा, जितना टेम्परेचर देने से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में म्यू आर का वैल्यू 1 हो जाएगा, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी पॉइंट। तो क्यूरी पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डाईमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बन जाता है। तो क्यूरी पॉइंट एक सर्टेन टेम्परेचर का नाम है। जैसे 11 में पढ़ते थे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट पर क्या होता था, वह टेम्परेचर जितना देने से सॉलिड लिक्विड बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में जितना टेम्परेचर देने से लिक्विड गैस बन जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। वैसा ही यहाँ है, जितना टेम्परेचर देने से फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्यूरी पॉइंट। तो जो हेडिंग दिए हैं इसी में अब लिख दीजिए। सबसे पहले लिखिएगा व्हेन टेम्परेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस when temperature of ferromagnetic substance increases, then it loses their, when temperature of ferromagnetic substance increases, then it loses their ferromagnetic property, their ferromagnetic property, and the value of mu r, and the value of mu r decreases. लिख दिए, वहीं पर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, the temperature
the temperature at which ferromagnetic material behaves as paramagnetic is called Curie point. कुछ मटेरियल का क्यूरी पॉइंट यहां पर हम लिखने जा रहे हैं, आप लोग भी लिख लीजिए। सबसे ज्यादा होता है कोबाल्ट का 1394 केल्विन, ये कोबाल्ट में होता है। इससे कम आयरन में है 1094 केल्विन, 1043 है, 1043 केल्विन आयरन का है। इसके बाद 893 केल्विन फेरस ऑक्साइड का है और 631 केल्विन यह निकेल का है। तो आयरन, निकेल, कोबाल्ट ये सब हम लोग जानते हैं कि यह फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अगर इन सब सब्सटेंस को इतना टेम्परेचर पर रखिएगा तो यह फेरोमैग्नेटिक नहीं रहेगा, यह पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। दिस इज अबाउट मैग्नेटिक सब्सटेंस। इस तरह से हम लोग 3 मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में पढ़े हैं। वहीं पर नीचे नोट देकर के लिखिएगा। द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस there are certain region in ferromagnetic substance, there are certain region called as domain in which all the magnetic moment vector lies in same direction, वहीं पर दूसरा पॉइंट में लिखिएगा the size of each domain is about 1 mm, which contains approx 10 to the power 11 atom, 10 to the power 11 atom।